ठंड में जादुई अंडे का गांव। कड़कड़ाती ठंड में तड़के सुबह दिनेश हंसियां उठाकर अपने जादुई अंडा घर में से खेत जाने लगता है। गौरी, मैं खेत पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। अजी तनिक ठहर जाओ, चूल्हे पर चाय चढ़ाई है, 2 घूंट चाय पी करके तो जाओ। अभी तो सूरज भी नहीं चढ़ा है, बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, थोड़ी धूप खिल जाने दो फिर चले जाना। मन मेरा भी नहीं है गौरी, इतनी ठंड में इस अंडे घर की गर्माहट से बाहर निकलने को। मगर फसल की कटाई भी तो करनी है, वरना बर्फबारी में फसल बर्बाद हो जाएगी। दिनेश हंसिया उठाकर खेत की डगर चल देता है। पूरा का पूरा अंडा बर्फ की चादर में ढका हुआ था। खेत खलिहान फसलों से लहलहा रहे थे और औरतें अपने अंडे घर के अंदर घरेलू कामों में लगी हुई थी। मगर आखिरकार इस अनोखे खुशहाल जादुई अंडा गांव के घर अंडों के आकार के कैसे हैं, पूरी बात जानने के लिए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां सीतापुर गांव में सवेरे सवारे कसाईयों का बाजार लगा हुआ है। आइए आइए, इससे ताजा चिकन, मटन और देसी अंडे ले जाइए किफायती दाम पर। आइए आइए आइए। अरे ओ अंडे वाले, 1 किलो चिकन तौलने जरा। अभी देता हूँ भाई जी। मदन कटे हुए चिकन में से तौलने लगता है, तभी ग्राहक टोकता है। अरे भाई, ये बासी कटा चिकन मत डालो। ग्राहक की नजर पिंजरे में कैद एक गर्भवती मुर्गी पर गड़ जाती है, जो डरी सहमी बैठी थी। हाँ, ये मुर्गी एकदम बढ़िया चर्बी वाली है, इसका गोश्त खाने में मजा आ जाएगा, इसी को काट दो। माफ करना भाई, मगर ये मुर्गी अंडे देने वाली है, इसका अंडा बेचकर मैं ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। आप तो उसी भाव में गोश्त ले जाएंगे, मगर मुझको तो घाटा खाना पड़ेगा, मुझको सौदा मंजूर नहीं है। लालची कसाई मदन की बात पर ग्राहक कहता है, अरे तो तू दुगना दाम ले ले और इसी मुर्गी को काट। दुगना दाम सुनकर मदन ग्राहक को गोश्त बेचने के लिए राजी हो जाता है और गर्भवती मुर्गी को काट डालता है। मुर्गी कुकड़ू कुड़ू करते हुए तड़प तड़प कर मर जाती है, जिससे पिंजरे में कैद मुर्गियों की आंखों में एक पीड़ा और दुख झलक रहा था। तभी एक साधु उसी कसाई बाजार से गुजर रहे होते हैं। हे राम, एक बेजुबान साधु का सौदा करके आखिर तुम लोग कितना धन कमाते हो? इनके मृत्यु का पाप तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। ईश्वर ने कितनी अद्भुत सृष्टि रचाई है, खेत खलियान दिया है, तुम लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? क्यों किसी बेजुबान का खून बहाते हो? साधु की बात पर सारे कसाई गुस्से से भड़क उठते हैं और कसाई बाजार का सबसे धूर्त चेतन आग बबूला होकर कहता है, अरे ओ साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हो? हम कसाई कोई चोरी चकारी से थोड़े न कमाते हैं। अरे इन मुर्गियों को दाना पानी चारा खिलाकर बड़ा करते हैं, तो इनके जीवन पर हमारा अधिकार हुआ ना। हम चाहे इनके अंडे बेचें, गोश्त, आपको क्या लेना देना है? अरे चेतन, जाने देना, इन साधु महाराज का क्या है, ये तो रोजाना किसी न किसी के द्वार से भिक्षा मांगकर अपना एक पेट का गुजारा कर लेते हैं, मगर हमें तो अपना बाल परिवार चलाना होता है ना। अगर ये कसाई का धंधा भी छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? सारे कसाईयों का झुंड एक साथ कुड़कुड़ाने लगते हैं, जिस पर साधु महाराज कहते हैं, मदन, चेतन, इंसान केवल रोटी से नहीं जीता। तुम सब कसाई इस काम के बाद भी दुख भरी रोटी खाते हो। आंख उठाकर आकाश में उड़ते इन पक्षियों को देखो, जो न बोते हैं न काटते हैं, परंतु परमात्मा इनका भी पेट भरता है। तो क्या वो तुम्हें और तुम्हारे बाल बच्चों का इनसे बढ़कर पेट नहीं भरवाएगा? याद रखना, यदि तुमने जानकर एक चींटी को भी मारा है तो भी तुम पाप के भागीदार हुए। अभी वक्त है, सुधर जाओ। इतने के बाद साधु महाराज चले जाते हैं, मगर सीतापुर गांव में दुलारी और सीताराम को छोड़कर पूरा कसाईयों का ही गांव था। उनकी पत्नियां मुर्गी पालन करती थी और उन्हें दाना पानी खिलाकर बड़ा करती, और पुरुष उनके अंडे और गोश्त को बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। कुल मिलाकर कसाई अपने धंधे में खुश थे, मगर कहते हैं, मनुष्य जो बोता है वही काटता भी है। एकदम से गाँव में बीमारी की बड़ी लहर छा जाती है, जिससे सबकी हष्ट पुष्ट मुर्गी मरियल सी हो जाती है। भीषण ठंड का मौसम भी शुरू हो चुका था। माँ, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, खाना बना दो ना। सरला डबडबाई आंखों से अपने दोनों बच्चों की मुरझाई सूरत देखकर कहती है, क्या बनाऊं मेरे बच्चों, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। माँ, कुछ नहीं है तो हमारे लिए अंडे का ऑमलेट बना दो, हम उसी से अपना पेट भर लेंगे। भूख के मारे पेट दुख रहा है। अजी कुछ करो, मुझसे बच्चों की ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। न जाने हमारे खुशहाल गांव को किसकी बुरी नजर लग गई।
पूरा का पूरा कसाईयों का गांव भूखमरी का शिकार हो चुका था। वहीं सीताराम और दुलारी जो कि धर्मी थे, वह अपनी मड़ई में सुख की रोटी खा रहे थे। अरे दुलारी, तुम यह रोटी लेकर कहाँ जा रही हो? अजी, हमारे पास जो है जितना है उसी में हम अपने गांव को बांट कर खाएंगे। दुलारी, ये सब अपनी करनी का सजा भोग रहे हैं और तुम अपना निवाला इन्हें परोसने जा रही हो। दुलारी के दिल में सबके प्रति दया की भावना थी, इसीलिए वह थोड़ी रोटी में भूख से बिलखते बच्चों को खिलाती है। वहीं मदन अपनी मुर्गियों को हाँकते हुए दूर जंगल में छोड़ने के लिए ले आता है। चलो जल्दी से, जब तुम मुर्गियां मुझे अंडे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें दाना भी नहीं खिलाऊंगा। जाओ इसी जंगल में खो जाओ। तुम जैसे मरियल मुर्गियों में मुझे कोई लाभ नहीं है। तभी मदन की नजर जंगल में बैठे विशाल गर्भवती मुर्गी पर जाती है, जो कि पुलों पर अपने अंडे से रह रही होती है। मदन के मन में लालच पैदा हो जाता है और वह ताक लगाकर देखने लगता है। इस मुर्गी ने एक बार में कितने सारे अंडे दिए हैं, इसे बेचकर तो हफ्ते भर के खाने का गुजारा हो जाएगा। मदन मुर्गी को घायल करके उसके अंडे लेकर भागने लगता है और तभी वह घिर जाता है, जिससे सारे अंडे टूट जाते हैं। सब अंडों में मुर्गी के बच्चे पनप चुके थे, जो तड़प कर मर जाते हैं। मुर्गी उन सबको अपने पंखों से लगाए बिलखने लगती है और जादुई सोने की मुर्गी बन जाती है। तुमने मेरा परिवार उजाड़ा है, हे मानव, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। इसी प्रकार से तुम्हारा भी परिवार और ये गांव उजड़ जाएगा। देखते ही देखते बर्फ का भयंकर तूफान उठता है, जिससे सबके घर तबाह हो जाते हैं। पूरा गांव ठंड के कहर में बेआसरा भटकने लगते हैं। इसी प्रकार ठंड के प्रकोप सहते 2 दिन बीत जाते हैं। ऐसा लग रहा है आसपास से अंगारे बरस रहे हैं, कोई नहीं बचेगा, सब नाश हो जाएगा। मगर आज से पहले तो इस गांव में मौसम की ऐसी ठंड कभी नहीं पड़ी। जाने प्रकृति का कौन सा कहर हमारे गांव पर टूट पड़ा है। आसमान से जो 2 रोजों से आफत बरस रही है। तभी तड़पते हुए वह मुर्गी आकर उन सब के सामने ढेर हो जाती है और वहीं साधु गांव में आते हैं। तुम सबके सिर पर तुम्हारे पाप पड़े हैं। ये सर्दी का सितम नहीं, कुदरत का कहर है। इस मुर्गी को बचाओ वरना कोई नहीं बचेगा। दुलारी घायल मुर्गी के जख्मों पर मलहम पट्टी करती है। कुछ लोग तिनके फूस इकट्ठा करके उसको गर्माहट देते हैं और दिन रात प्रायश्चित करते हैं। तभी एक सुनहरा प्रकाश उजागर होता है और मुर्गी जादुई सोने की मुर्गी बन जाती है। हे मानव, तुम लोगों ने मेरे प्राण बचाए और अपने पापों को मान लिया है, इसलिए मैं आज से इस गांव को जादुई अंडा गांव बन जाने का वरदान देती हूँ, जहाँ जाड़े को ऋतु ठंड का कहर नहीं खुशहाली बनकर छाएगी। इसी के साथ चारों तरफ अंडों के आकार के घर बन जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अनोखे और सुंदर थे। और आसमान से बरसती बार बार जादुई अंडा गांव में रुई के फाहे की तरह बरस रही थी। पूरा गांव कई दिन और कई रातें ठंड का कहर झेलने के बाद घर में आते हैं, जहां बड़ी गर्माहट थी। अरे वाह माँ, हमारे जादुई अंडे घर के अंदर तो कितनी गर्माहट है। मुझको तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, मगर काश कि मुझको एक मखमली रजाई मिल जाती, फिर मैं मजे से सोता। मोनू की इच्छा जताते ही जादुई अंडा घर में एक अद्भुत रोशनी प्रकट होती है और एक मखमली रजाई आ जाती है, जिससे सब टुकुर टुकुर देखने लगते हैं। अरे बाप रे, जादुई अंडे का घर तो जिनके चिराग जैसे जादू करता है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। पिंकी के खाना मांगने पर उनके सामने तरह तरह का खाना हाजिर हो जाता है। सब लोग जादुई अंडा गांव में अंडा घर की गर्माहट में ठंड के मौसम में सुकून भरी नींद सोते हैं और जल्दी ही खेतीबाड़ी की शुरुआत करते हैं, इसलिए कि जादुई अंडे गांव की जमीन वरदानों से भरी थी। वहां के खेत खलिहान फसलों से खूब फलवंत होते हैं। इसी तरह फसल के कटनी का समय आ जाता है। जो भी कहो सीताराम काका, हमारे खेतों में जितनी बढ़िया पैदावार हुई है उससे तो साल भर बैठ के खाएंगे हम। अरे फसल तो बढ़िया होनी ही थी। हमारे जादुई अंडा गांव की जमीन जो इतनी उपजाऊ है, बस थोड़ी धूप खिल जाती तो कटनी बढ़िया से हो जाती। ठंड के मारे गेहूं की बाली बर्फ में ढक गई है। बूढ़े सीताराम के ऐसा कहते ही खेतों से कुहासा गायब हो जाता है और सूरज तेज चमकने लगता है, जिससे सारे किसान खुशी खुशी फसल काटते हैं और अंत में जादुई अंडा गांव के निवासी ठंड में धूमधाम से खाते पीते रहते हैं। माँ, मुझे भी वो सिंगिंग डॉल चाहिए। बेटा, मैं तुझे गुड़िया फिर कभी दिला दूंगी। माँ, मुझे भी वो सिंगिंग डॉल चाहिए।
अरे बेटा, तेरी माँ उस गरीब शोभा जैसी नहीं है जो अपनी बेटी को कुछ दिला ना सके। पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को एक खिलौना तक नहीं दिला सकते। अर्चना गरीब शोभा को नीचा दिखाकर अपनी बेटी के लिए वो सिंगिंग डॉल खरीद लेती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू घर संभाल लेगी ना? तेरे पापा भी घर आते होंगे। मैंने रोटी बना दी है, मैं तुझे बता देती हूँ दाल कैसे बनती है। उसके बाद दाल बनाकर घर में झाड़ू लगा लेना। हाँ माँ, मैं सब संभाल लूंगी। अब जैसे जैसे शोभा अपनी बेटी को घर के काम सिखाती और बताती, ज्योति बिल्कुल वैसा ही करती। और जब ये सब कुछ अर्चना देख लेती है तो वो अपने घर के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से शोभा को सुनाना शुरू कर देती है। अरे बताओ जरा, कैसी औरत है, अपनी बेटी को ना कुछ दिला सकती है और ना ही अच्छी पढ़ाई करवा सकती है, ऊपर से घर के काम और करवा रही है। कल से पेपर शुरू है, मैं तो अपनी बेटी से एक काम न करवाऊं। इतना बोलकर अर्चना अंदर चली जाती है और अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाती है। समय यूं ही गुजरता है और बच्चों के पेपर शुरू हो जाते हैं, जहां रात भर जागकर शोभा अपनी बेटी की पढ़ाई करने में मदद करवाती है। बेटा, अब तो तुम्हें डर नहीं लग रहा है ना? माँ, जब आप साथ हो तो मुझे किस बात का डर? माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, रात के 12 बजने वाले हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं